वेरी वार्म वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। माय नेम इज समता। और बच्चों, क्लास 8th में आपका चैप्टर चल रहा है सेल फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर्स, यानी कि कोशिका की संरचना के बारे में और उसके कार्य के बारे में आपको जानना है। कोशिका कितने भागों से मिलकर के बनती है उसके बारे में जानना है। तो बेसिकली आपको क्या जानना है, कोशिका के बारे में आपका इंट्रोडक्शन स्टार्ट होगा, जो आपके हायर क्लासेस में डीप स्टडीज के रूप में चलेगा। आप चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और हम पढ़ेंगे कोशिका के अंदर पाए जाने वाले न्यूक्लियस के बारे में। बच्चों, कोशिका के अंदर आप सबको पता है कि जो कोशिका होती है, कोशिका की डिस्कवरी के बारे में बात हो चुकी है। कोशिका किसको कहते हैं उसके बारे में बात हो चुकी है। मैंने आपको बताया कि सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट्स ऑफ लाइफ। यूनिट्स का मतलब यह है कि उससे छोटा अगर कुछ होगा तो वो जीवित की कैटेगरी में नहीं आएगा। बेसिक यूनिट कहने का मतलब केवल इतना सा है कि कोशिकाएं, जैसे आप एक दीवार में पाई जाने वाली ईंटों को दीवार की इकाई मान सकते हैं, उसी तरह से किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रक्चर बनता है पूरा का पूरा, उसमें जो इकाई है वो आपका कोशिका होती है। तो कोशिका के अंदर भी कई भाग होते हैं और कोशिका भी कुछ भागों से मिल करके बनी होती है। एक तो कोशिका की बाहर की झिल्ली होती है, ठीक है, जिसको आप सेल मेम्ब्रेन कहते हैं या कोशिका भित्ति कहते हैं, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन जो है बच्चों, वो आपका प्रेजेंट होती है। उसके अंदर कुछ फ्लूइड भरा हुआ होता है जिसको आप साइटोप्लाज्म कहते हैं या कोशिका द्रव्य कहते हैं, और उसके अंदर पाया जाता है न्यूक्लियस, ठीक है। तो हमने पिछले वाले लेक्चर में न्यूक्लियस के बारे में जान लिया था कि पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस क्या क्या न्यूक्लियस में पाया जाता है। न्यूक्लियस में आपका प्रेजेंट होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस में आपका क्या क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में आपका प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। द न्यूक्लियस इज enclosed by a double walled cellular membrane called the nuclear membrane. The nuclear envelope separates the contents of the nucleus from the cytoplasm. The nuclear membrane is pierced with the holes known as the nuclear pores. क्या पाए जाते हैं उसमें, न्यूक्लियर पोर्स पाए जाते हैं। These pores allow the nucleus to communicate with the rest of the cell. These pores allow the nucleus to communicate with the rest of the cell. ठीक है, इतना क्लियर हो गया बच्चों। अब होता है इसमें आपका न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या होता है, इट इज अ स्फेरिकल स्ट्रक्चर फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है, यानी कि केंद्रक के अंदर जो पाया जाता है वो कहलाता है न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस, और हिंदी में बात करें तो केंद्रक के अंदर केंद्रिका। इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस। इसका मेन काम क्या है, इसका मेन काम है बच्चों प्रोटीन सिंथेसिस का, ठीक है। और न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में जो सेमी फ्लूइड भरा हुआ होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है द न्यूक्लियस कंटेन्स अ सेमी फ्लूइड सब्सटेंस नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म। यानी न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड फिल्ड होता है वो न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है, या केंद्रक द्रव्य कहलाता है। इट होल्ड्स द न्यूक्लियोलस एंड द सस्पेंडेड क्रोमैटिन। अब बात करेंगे हम क्रोमैटिन की। ये जो है ये क्या है, ये है क्रोमैटिन। क्रोमैटिन क्या है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्रोमैटिन नेटवर्क। तो क्रोमैटिन क्या है, क्रोमैटिन कह सकते हैं आप कि एक ऐसी संरचना है, एक ऐसी संरचना है जिसमें, देखो आप सब बच्चे 8th क्लास में, तो आप सबने क्रोमोसोम्स शब्द का नाम सुना होगा, है ना। क्रोमोसोम्स शब्द का नाम सुना होगा। तो ये जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर ही ये क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। न्यूक्लियस के अंदर ही ये क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और उन क्रोमोसोम्स पे जीन्स पाए जाते हैं, है ना। तो जो जीन्स होते हैं वही माता पिता से गुणों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का काम करते हैं। कौन, क्रोमोसोम्स के ऊपर पाए जाने वाले जीन्स, है ना। तो ये क्रोमोसोम्स जो हैं वो तभी आप देख सकते हैं
जब सेल का डिवीजन हो रहा हो, है ना, जब सेल का डिवीजन हो रहा होगा तभी आप क्रोमोसोम्स को देख पाएंगे। जो क्रोमोसोम्स होते हैं बच्चों, इनका केवल एक काम होता है, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक गुणों को ट्रांसफर करने का काम करते हैं। जीन्स क्या होते हैं? जीन इज अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जीवित जो प्राणी हैं, जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, उनमें सब में इनहेरिटेंस का काम या कह सकते हैं वंशागति का काम जो है वो कौन करता है? वो जीन्स ही उत्तरदायी होते हैं इस बात के लिए। इट कंट्रोल्स द ट्रांसफर ऑफ अ हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। माता पिता से किसी गुण को अगर अगली पीढ़ी में ट्रांसफर करना है अनुवांशिक तौर पे, हेरिडिटरी का मतलब क्या है? अनुवांशिकी तौर पे ट्रांसफर करना है, तो वो काम कौन करता है? वो काम जीन्स ही करते हैं। दिस मीन्स दैट योर पेरेंट्स पास सम ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन टू यू। जैसे आप सभी बच्चों में कुछ न कुछ गुण ऐसे होंगे, किसी को आपके पिताजी से कोई गुण मिले होंगे, आपके पापा से, किसको अपनी मदर से कुछ गुण मिले होंगे। जैसे आपके पापा की मान लो भूरी आंखें हैं, तो आपके पास भी भूरी आंखें, तो आपके पास भूरी आंखें हैं, वो अचानक से कैसे आई? ऐसे नहीं, वो ट्रांसफर होती हैं। माता पिता से कुछ गुण जो है वो बच्चे में ट्रांसफर होते हैं। तो आपको आपकी भूरियां, कहते हैं ना कि ये अपने पापा की तरह दिखता है एकदम, क्यों? क्योंकि पापा ने वो गुण ट्रांसफर करे, ठीक है। और जैसे मान लो कि किसी मम्मी के घुंघराले बाल हैं, कर्ली हेयर्स हैं, तो हो सकता है आपके पास भी कर्ली हेयर्स हो। तो जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन है जीन्स का, वो पेरेंट्स से बच्चों में पहुंचाने पर गुणों का ट्रांसफर जो होता है वो जेनेटिक्स, उस फील्ड की स्टडी को जेनेटिक्स कहते हैं, अनुवांशिकी कहते हैं। और ये अनुवांशिक गुण होता है, तो उसमें न्यूक्लियस के अंदर वो अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है जो क्या करता है बच्चों? जो गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसफर करने का काम करता है। अब हम बात करते हैं क्रोमैटिन नेटवर्क के बारे में। द न्यूक्लियस कंटेन्स द जेनेटिक मटेरियल। जो जेनेटिक मटेरियल है किसी एक प्राणी का, इन द फॉर्म ऑफ अ नेटवर्क, वो एक उलझे हुए धागों की संरचना के रूप में न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। दिस क्रोमैटिन गेट्स फोल्डेड एंड कॉइल्ड टू फॉर्म्स क्रोमोसोम्स। और यही जो धागों जैसी संरचना है, यही कॉइल्ड हो करके क्रोमोसोम्स के रूप में अपने आप को चेंज कर लेती हैं, ठीक है। अब देखिए, तीन चीजों के बारे में आपको बताया गया। सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन का मतलब सेल के बाहर की मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन कहलाई। उसके अंदर पाया जाने वाला फ्लूइड जो था वो साइटोप्लाज्म कहलाया। और उसके अंदर क्या मौजूद था? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द सेल है, ये सारे के सारे, ये सारे कैसे हैं? ये बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ अ सेल है। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स क्या हैं? देखो, इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि डू यू नो दैट रेड ब्लड सेल्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी डू नॉट हैव अ न्यूक्लियस। आपकी शरीर में पाए जाने वाले रक्त के अंदर जो पाई जाती हैं रेड ब्लड सेल्स, उनके अंदर कोई भी न्यूक्लियस नहीं, वो ए न्यूक्लिएट होती हैं, उनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। और पैरामीशियम इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैविंग 2 न्यूक्लियाई। उसमें 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। सम मसल सेल्स इन ह्यूमंस हैव अ लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। कुछ कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जिनमें 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं, और कोई कोई सेल ऐसी होती है जिसमें वो मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं। न्यूक्लियस उसमें 2 से भी ज्यादा मात्रा में होता है। तो आपने बात करी न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियोलस होता है, और न्यूक्लियस में पाया जाने वाला सबसे मेन पदार्थ होता है बच्चों, वो होता है क्रोमैटिन। क्रोमैटिन से क्या बनते हैं? क्रोमोसोम्स बनते हैं। और क्रोमोसोम्स जो है वो जीन्स को कैरी करते हैं, जो पिछली पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक गुणों को ट्रांसफर करने का काम करते हैं। वो काम जो है जीन्स के थ्रू होता है। जीन्स कहाँ पर पाए जाते हैं? क्रोमोसोम्स पर पाए जाते हैं। और क्रोमोसोम्स कहाँ से बनते हैं? क्रोमैटिन नेटवर्क में पाए जाने वाले धागे जैसी संरचना की सहायता से बनते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले उलझे हुए धागों सी संरचना जो होती है वही आपका क्रोमैटिन नेटवर्क कहलाती है।
तो सेल्स के अंदर क्या होता है बच्चों, डिवीजन होता है। सेल्स अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए लगातार डिवाइड करते रहते हैं। तो जो क्रोमोसोम्स हैं, ये अगर आप देख रहे हैं, देखेंगे ऐसे नॉर्मली तो नहीं देखा जा सकता है इसको, लेकिन अगर सेल डिवीजन को आप माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं, जो स्टडीज लोग कर रहे हैं, तो उस समय पे क्रोमोसोम्स दिखाई पड़ते हैं। डिवीजन के टाइम पे ही वो क्रोमोसोम्स के रूप में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, तो और सेल्स में क्या होता है बच्चों, सेल्स में कुछ वो भी पाए जाते हैं, अलग अलग ऑर्गेनेल्स भी पाए जाते हैं, कोशिका अंगक भी पाए जाते हैं। तो दीज आर सेल ऑर्गेनेल्स क्या हैं, दीज आर द लिविंग पार्ट्स ऑफ अ सेल दैट हैव डेफिनिट शेप्स। उनका सेल ऑर्गेनेल जो होते हैं उनका डेफिनिट शेप होता है, डेफिनिट संरचना होती है, स्ट्रक्चर होता है, और उनके स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं। कोशिका के अंदर पाए जाने वाले जितने भी प्रकार के कोशिका अंगक हैं, उनके सब के डेफिनेट शेप होते हैं, उनका डेफिनेट संरचना होती है, और उनके स्पेसिफिक कार्य होते हैं ना। तो अब हम कोशिकाओं के अंदर कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं उसके बारे में जानेंगे। पाया जाता है हमारे शरीर में या किसी भी प्रकार की कोशिका में वैक्यूल। क्या पाया जाता है, वैक्यूल। वैक्यूल क्या है, जब आप किसी अनियन पील को देख रहे थे तो यू विल ऑब्जर्व लार्ज एम्प्टी स्ट्रक्चर्स इन द सेल। खाली सी संरचना, आप जब प्याज की झिल्ली वाला एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो आपने देखा था कि कुछ जगह ऐसी थी सेल के अंदर जो खाली पैचेस की जैसी दिखाई देती थी, और वो स्ट्रक्चर्स क्या है, दीज एम्प्टी स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड वैक्यूल्स। ये एम्प्टी स्ट्रक्चर्स जो हैं ये वैक्यूल कहलाते हैं। These vacuoles are larger in plant cells than in animal cells. जो vacuoles हैं वो plant cells में बहुत बड़े बड़े पाए जाते हैं, लेकिन animal cells में उनका साइज जो है वो छोटा होता है। vacuoles क्या होते हैं, vacuoles are membrane bound structures. vacuoles जो हैं वो membrane से bound structures होते हैं which are believed to store substances in cells. ऐसा माना जाता है कि वो संचय का काम करते हैं, वो अपने अंदर सब्सटेंसेस को स्टोर कर सकते हैं। प्लांट सेल्स की अगर बात की जाए तो इन प्लांट सेल्स वैक्यूल्स आर लार्ज इन साइज। जो वैक्यूल्स हैं वो साइज में बड़े होते हैं, वाइल इन एनिमल सेल्स वैक्यूल्स आर स्मॉल। ठीक है, और एनिमल सेल्स में जो है वो वैक्यूल्स छोटे छोटे होते हैं। द टेबल गिवन बिलो। और वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है बच्चों वो कहलाती है टोनोप्लास्ट। जो कि आपकी वैक्यूल का क्या काम है, वैक्यूल का क्या फंक्शंस होते हैं वो जानना है आपको। वैक्यूल्स दे हेल्प इन द रिमूवल ऑफ अनवांटेड स्ट्रक्चरल डेब्रिस। दे स्टोर ऑल द वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ द सेल्स। यानी कि कोशिका के अंदर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको ये स्टोर कर लेता है। ठीक है, और अमीबा में फूड वैक्यूल जो है वो भोजन को स्टोर कर लेता है ना। प्लास्टिड्स क्या होते हैं, पहले वैक्यूल के बारे में जाना आप सभी ने कि वैक्यूल क्या होता है। जब आप अनियन सेल्स का माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्वेशन कर रहे थे तो क्या आपने नोटिस किया था कि कुछ ब्लैंक लुकिंग स्ट्रक्चर्स था साइटोप्लाज्म में जो दिखाई पड़ रहा था, वही था वैक्यूल। वो सिंगल भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, जैसे कि आपने अनियन सेल में देखा था। और चीक सेल्स का जब आप अध्ययन कर रहे थे तो आपने देखा होगा कि उसमें वैक्यूल जो दिखाई पड़ा वो स्मॉल था बहुत साइज में। तो आप ये कह सकते हैं कि लार्ज वैक्यूल्स जो हैं वो कॉमन है आपके प्लांट सेल्स में, और जो स्मॉल वैक्यूल्स हैं वो आपके कॉमन है एनिमल सेल्स में। यानी कि पाया जाता है दोनों में, लेकिन एक में बड़ा होता है और एक में छोटा होता है। प्लांट सेल में वैक्यूल बहुत बड़ा होता है और एनिमल सेल्स में वैक्यूल जो है वो छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म में जो आपकी साइटोप्लाज्म में ये होता है प्रेजेंट है ना। प्लास्टिड्स की हम बात करें, प्लास्टिड्स क्या है। टेक अ पील ऑफ द ट्रेडेस्कैंशिया लीफ एंड ऑब्जर्व इट अंडर द माइक्रोस्कोप। अगर माइक्रोस्कोप के नीचे ट्रेडेस्कैंशिया लीफ को देखें तो इसमें क्या देखते हैं हम कि आपको कुछ कलर्ड बॉडीज दिखाई पड़ती हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। जो कलर्ड बॉडीज होती हैं, रंगीन पदार्थ जो होते हैं,
वो आपके प्लास्टिड्स कहलाते हैं। ठीक है, तो किसी भी चीज में रंग अगर है तो वो रंग होने का कारण क्या होता है, प्लास्टिड्स ही रंगों के लिए उत्तरदायी होते हैं। अलग अलग तरीके के प्लास्टिड से अलग अलग तरीके का रंग बन के दिखाई पड़ता है। अब आप सभी बच्चों को पता है कि पेड़ के पत्ते हरे होते हैं। आप सबको पता है कि किस कारण से हरे होते हैं, क्या होता है उनके अंदर, क्या होता है। टमाटर लाल होता है, लाल क्यों होता है ना। हर चीज जो रंगीन है वो उस रंग की क्यों है, स्पेसिफिक प्लास्टिड्स की मौजूदगी के कारण। ठीक है, तो आपका जो पत्ते हैं वो हरे क्यों होते हैं। द ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड्स इन द सेल्स आर नोन एज क्लोरोप्लास्ट्स। क्या होते हैं, ग्रीन कलर के प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं पत्तियों की कोशिकाओं में, जिन्हें आप क्या कहते हैं, हरित लवक कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और क्लोरोप्लास्ट कलर में कैसे होते हैं, ग्रीन होते हैं, इसलिए पत्ती का रंग जो है वो ग्रीन होता है। इसी तरह से अलग अलग पिगमेंट के लिए अलग अलग प्लास्टिड जिम्मेदार होता है। तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो ग्रीन कलर की पत्ती के लिए जिम्मेदार है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन कलर्स ऑफ द लीफ। दे कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये सब आपको पता है कि केवल हरित लवक की मौजूदगी के कारण ही पौधों में कौन सी प्रक्रिया हो पाती है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो पाती है, जिसमें क्या करते हैं पौधे, अपने लिए भोजन बनाने का काम करते हैं। पौधे अपने लिए भोजन बनाने का काम या फूड सिंथेसिस का काम जो है करते हैं, वो किस कारण से कर पाते हैं, क्योंकि उनके अंदर हरित लवक मौजूद होता है। क्या मौजूद होता है, हरित लवक मौजूद होता है। हरित लवक मौजूद होता है, इसीलिए वो क्या करते हैं, उसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोप्लास्ट की हेल्प से वो क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं पौधे अपने लिए। क्यों, क्योंकि उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है, एक पिगमेंट पाया जाता है ग्रीन कलर का, जिसको कहते हैं क्लोरोफिल, है ना। तो क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट की, अब आप अगर सोचो तो आपको इसके बारे में पहले से पता है, आपको पहले से ही बताया गया है कि जो एक पत्ती होती है, पत्ती हरे रंग की होती है, उसके अंदर क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है वो क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है, जो कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, या कह सकते हैं कि उसके बिना फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया जो है वो नहीं हो सकती। तो प्लास्टिड्स कैसे होते हैं, प्लास्टिड्स आपकी बुक में क्लोरोप्लास्ट के बारे में बताया गया है, जो ग्रीन कलर के कारण उत्तरदायी होता है। Plastids are major organelles found in plant cells and algae. There are two major types of plastids. दो तरीके के पाए जाते हैं बच्चों, एक तो होता है आपका क्रोमोप्लास्ट और दूसरा होता है आपका ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, तो क्रोमोप्लास्ट जो है वो, मैं आपको क्या बोल रही थी कि जो प्लास्टिड्स होते हैं वो अलग अलग चीजों में पाए जाने वाले कलर्स के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, जैसे क्रोमोप्लास्ट होते हैं तो क्रोमोप्लास्ट भी कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं। जैसे आपका ल्यूकोप्लास्ट है वो भी कैसा है, वो कलरलेस प्लास्टिड होता है। जो ल्यूकोप्लास्ट होता है वो कलरलेस प्लास्टिड होता है, और जो क्रोमोप्लास्ट होता है वो कलरफुल प्लास्टिड होता है। तो कलर्ड प्लास्टिड्स के आधार पे अलग अलग चीजों का, अब अगर ये सवाल पूछा जाए बच्चों, गाजर ऑरेंज कलर की क्यों होती है, गाजर जो आप खाते हैं, कैरेट सैलेड के रूप में, कच्चा गाजर, गाजर का हलवा, बहुत सारी चीजें आप खाते हैं, वो कलर्ड क्यों होती है, और नारंगी रंग की ही क्यों होती है, मतलब रेड कलर की होती है ना, रेडिश ऑरेंजिश टाइप की होती है, तो उसी रंग की क्यों होती है, क्योंकि उसमें, अब आप ये बोल सकते हैं छोटे, आप ये कह सकते हैं उसमें प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं। कौन से, इसी कलर के, जिस कलर की गाजर है, क्यों, और उसका कुछ नाम है स्पेसिफिक। क्रोमोप्लास्ट जो हैं वो कलर्ड प्लास्टिड्स हैं, है ना, तो उसमें क्या पाया जाता है, क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है। और जो ल्यूकोप्लास्ट है वो आपका व्हाइट या कलरलेस प्लास्टिड होता है। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट में कौन से होते हैं, क्रोमोप्लास्ट कंटेन कलर्ड पिगमेंट्स लाइक कैरोटीन। उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है,
कैरोटिन नाम का पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जो कैसा है, कलर में ऑरेंज कलर का है, और ज़ैंथोफिल येलो कलर का है। ये सब प्रेजेंट होता है, जिसके कारण जो है दीज पिगमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स में पाए जाने वाले जो कलर्स हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? यही पिगमेंट्स उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और क्रोमोप्लास्ट जो है, ल्यूकोप्लास्ट जो है बच्चों, उसमें कोई भी तरीके का पिगमेंट नहीं पाया जाता है ना। तो हमने बात करी क्लोरोप्लास्ट के बारे में, पत्तियों का हरा रंग क्यों है? क्लोरोप्लास्ट में मौजूद हरित लवक की उपस्थिति के कारण पत्तियों का रंग कैसा होता है? हरा होता है। क्लोरोप्लास्ट्स क्या हैं? क्लोरोप्लास्ट्स आर प्लास्टिड्स कंटेनिंग द पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। और क्लोरोप्लास्ट में क्या प्रेजेंट होता है पिगमेंट? उस पिगमेंट का नाम क्या है? क्लोरोफिल। जैसे ज़ैंथोफिल होते हैं येलो कलर के, वैसे ही क्लोरोफिल्स होते हैं ग्रीन कलर के। और ये ग्रीन कलर के क्लोरोफिल्स जो हैं उससे क्या होती है? प्रकाश संश्लेषण में सहायता मिलती है। क्लोरोप्लास्ट इज इनक्लोज्ड बाय 2 लिपिड मेम्ब्रेन्स, दे आर द किचन ऑफ द सेल। किचन ऑफ द सेल क्यों कहा गया इनको? क्योंकि वहीं पे किचन में क्या होता है बच्चों? हमारे किचन में क्या होता है? हमारे लिए खाना बनता है। तो क्लोरोफिल में क्या होता है? पौधों के लिए खाना बनता है। तो उसको ऐसे याद कर सकते हैं कि क्लोरोफिल जो है वो सेल के लिए किचन का काम करती है। आप अपने घर के उदाहरण से आप एक सेल को अच्छी तरह से समझ सकते हो। जैसे आपके पास बहुत बड़ा सा घर है, आपने एंट्री किया, सबसे पहले आपको क्या मिलेगा? लिविंग रूम है, वॉशरूम अलग है, आपके घर में बेडरूम अलग है, आपके घर में ड्राइंग रूम अलग है, किचन अलग है। तो उसी तरह से सेल में भी अलग अलग कमरों की तरह से उसको समझिए कि उसमें भी अलग अलग होते हैं। तो जो क्लोरोफिल होता है वो एक टाइप से सेल की किचन की तरह काम करता है, जहाँ पर पौधों के लिए क्या बनता है? खाना बनता है। तो क्लोरोफिल को आप ये कह सकते हैं कि किचन ऑफ द सेल क्या है? क्लोरोफिल है। ठीक है। और उसकी संरचना कुछ इस तरीके की होती है। कैसी होती है संरचना? कुछ इस तरीके की संरचना होती है क्लोरोप्लास्ट की। डबल लेयर से बनी हुई होती है, उसके अंदर इस तरीके से बैक टू बैक अरेंज होती हैं, ग्रेना जिनको कहते हैं। अब ये आप जब बड़ी क्लासेस में पहुंचेंगे, 9th क्लास में ही, इतनी भी बड़ी क्लास नहीं, 8th में है आप, अगली क्लास में आपको इन सब चीजों के बारे में अच्छे से और ब्रीफ में बताया जाएगा कि इसके इनर मैट्रिक्स को स्ट्रोमा कहते हैं और उसके अंदर सब ऑर्गेनेल्स भी होते हैं। स्ट्रोमा जो है मिलकर के ग्रेना का निर्माण करते हैं, और इसमें अपने आप का प्लास्टिड्स में जो है वो इनका खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होता है। ये एक स्पेशल बात है इनके बारे में। प्लास्टिड्स ऑल्सो कंटेन देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। इनके अंदर अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है। ठीक है। और प्लास्टिड्स का क्या फंक्शन है बच्चों? प्लास्टिड्स का फंक्शन ये है कि दे कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में आपकी हेल्प करते हैं पौधों की, और दे कंट्रीब्यूट टू द कलर ऑफ लीव्स, फ्लावर्स एटसेट्रा। जैसे अब अगर आपसे पूछा जाए, आज के बाद ये सवाल किया जाए कि पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है, तो आप बता पाएंगे। आपसे कोई पूछे कि गाजर का रंग, जो उसका रंग है वो क्यों है, तो आप बता पाएंगे। फूलों के रंग अलग अलग क्यों होते हैं, वो आप बता पाएंगे कि प्लास्टिड्स की मौजूदगी के कारण जो फ्लावर्स का कलर है, जो सब्जियों का कलर है, जो पत्तियों का कलर है, वो किनके कारण है? प्लास्टिड्स के कारण। क्रोमोप्लास्ट्स के कारण जो है प्लास्टिड्स का कलर जो है वो अलग अलग कलर के पाए जाते हैं। ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट मौजूद होता है, और उसी क्लोरोफिल नाम के पिगमेंट के कारण ही क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट रंग में हरा होता है। और इसीलिए फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में ये क्लोरोफिल जो है ये प्रेजेंट होता है। यही हेल्पफुल होता है, जिससे पत्तियों में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती रहती है और भोजन के अपने पौधे अपने लिए उसमें खाना बनाते रहते हैं। इसीलिए उसको किचन ऑफ द सेल भी कहा जा सकता है। ठीक है। पौधे में कुछ और सेल्स जो होती हैं उसमें कुछ और पार्ट्स भी होते हैं। जैसे आपका पाया जाता है बच्चों, उसमें एक पार्ट पाया जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
ये क्या होता है? ये भी कनेक्टेड नेटवर्क है, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, जिसमें ट्यूब्यूल्स होती हैं, सिस्टर्नी होती है। ये दो तरीके का होता है, एक तो होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरे प्रकार का होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, तो राइबोसोम्स जब अटैच्ड होते हैं सरफेस से, तब वो, और उसका डायग्राम कैसा है वो आपका पाया जाता है। उसके बाद बच्चों आपकी सेल में राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शब्द को याद करेंगे, क्या नाम होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन और लिपिड की सिंथेसिस में हेल्पफुल होता है। ये इंटरनल सपोर्ट देता है सेल को और ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है विद इन द सेल। ठीक है, उसके बाद सेल्स में और क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम्स पाए जाते हैं। राइबोसोम्स जो हैं स्मॉल ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जो किसमें सहायता करते हैं बच्चों? प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, इसीलिए उनको प्रोटीन फैक्ट्रीज कहा जाता है। प्रोटीन फैक्ट्रीज अगर पूछा जाए कि किसे सेल की प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं, तो वो है राइबोसोम्स। उसके बाद गोल्गी ऑपरेटस है सेल की ही पार्ट्स में, माइटोकॉन्ड्रिया है सेल के पार्ट्स में। तो गोल्गी बॉडी क्या है? जैसे आप क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल, प्लास्टिड्स के बारे में जाना, वैसे ही सेल के और अलग अलग बहुत सारे भाग होते हैं, उनके बारे में भी आप जानेंगे। गोल्गी ऑपरेटस भी उसका एक भाग है। गोल्गी ऑपरेटस हैज अ मेम्ब्रेन बाउंड sac like structure called cisternae and some small vesicles. They are arranged parallel to the each other in stacks. They were discovered. देखो इसका नाम, हर नाम के पीछे किसी न किसी वैज्ञानिक का नाम छुपा हुआ है। गोल्गी बॉडी का आविष्कार किसने किया था? सर कैमिलो गोल्गी ने किया था, इसीलिए इसको गोल्गी बॉडी के नाम से कहा गया। इसका काम क्या होता है? गोल्गी बॉडी, इट इन्वॉल्व्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ लिपिड्स इन द सेल्स. It involves the formation of lysosomes. It is involved in the synthesis of cell wall in the plant cell. आप सबको पता है कि सेल वॉल किसमें पाई जाती है? केवल और केवल प्लांट सेल में मौजूद होती है। It is involved in the modification, sorting and packaging of protein. जो गोल्गी ऑपरेटस है वो मॉडिफिकेशन, सॉर्टिंग और पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन्स का काम करते हैं। गोल्गी ऑपरेटस जो है वो आपका प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल्स में भी प्रेजेंट होता है। दे आर स्मॉल, अनकनेक्टेड एंड मोर इन नंबर एज कंपेयर्ड टू द एनिमल सेल। एनिमल सेल्स की तुलना में प्लांट सेल में गोल्गी बॉडी जो है वो ज्यादा नंबर्स में पाए जाते हैं। ठीक है, और कुछ चीजें हैं जो आपके सेल ऑर्गेनेल्स के रूप में पाए जाते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं बच्चों, इसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया भी आपका सेल ऑर्गेनेल्स में ही एक है। ये सब आपको 9th क्लास में बहुत विस्तार में अच्छी तरह से पढ़ाया जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया जो है, फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, वो आपका एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। बच्चों इस चैप्टर में आपको सेल्स के बारे में पढ़ाया जा रहा है, सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में बताया जा रहा है कि कोशिकाएं क्या हैं, कोशिका अंगक कौन कौन से हैं, कोशिकाएं कितने पार्ट से मिलकर के बनती हैं और कोशिकाओं के अंदर भी क्या क्या चीज मौजूद होती है। अगली कक्षा में इसी सेल को आप और ब्रीफ में पढ़ेंगे और डीप स्टडी करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो और आप सभी खुश रहें।